जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड ईयर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। इसका नाम है भूमंडलीकरण, ऊष्मीकरण। इस टॉपिक में हमने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंटेंट जो हैं, जो बातें हैं वो लिखी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक है वो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भूमंडलीकरण, ऊष्मीकरण क्या है? समकालीन समय में भूमंडलीकरण, ऊष्मीकरण के विभिन्न कारणों की विवेचना कीजिए तथा इनके उपाय बताइए। परिभाषा: वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि से पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊष्मा ऊर्जा का विसर्जन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाद पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान में इस प्रकार की वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक जटिल समस्या है जिसका प्रभाव सभी देशों के लिए हानिकारक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने अपने पर्यावरण कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया तथा सभी मानव जाति के लिए इसे भयानक खतरा माना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हमारी आर्थिक गतिविधियां, जो हम काम करते हैं वो है, जिसका प्रभाव पूरे परिस्थितिकी यानी पर्यावरण पर पड़ेगा। इसका परिणाम समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब है ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, और मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके द्वारा बहुत सारा पॉल्यूशन और अलग अलग प्रकार की जो गैसें हैं वो वायुमंडल में छोड़ी जा रही हैं, जिसके तहत तापमान में वृद्धि होगी। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो समुद्र का जल स्तर ऊपर आएगा, और वो ऊपर आएगा तो कई सारे शहर जलमग्न हो जाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। कारण: ओजोन की क्षीणता, ओजोन की परत में कमी आना। पृथ्वी से 20 और 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच का क्षेत्र जिससे ढका है उसमें सर्वाधिक ओजोन पाई जाती है। यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में 90% ओजोन होती है। इसे ओजोन की परत कहते हैं। ओजोन की यह परत सभी जीवधारियों का रक्षा कवच है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर पहुंचने से रोकती है। पैराबैंगनी किरणें सभी जीवधारी, जीवित प्राणियों और वनस्पतियों के लिए हानिकारक हैं। इससे मनुष्य तथा अन्य पशुओं में अंधापन बढ़ता है तथा गोरे रंग की चमड़ी वालों में स्किन कैंसर भी पैदा हो सकता है। यह फसल पर भी विपरीत उल्टा प्रभाव उत्पन्न करती है, और इससे संसार का वर्षा चक्र भी प्रभावित होता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 1987 में समतापीय मंडल में एक छेद का पता लगाया, जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित था। धीरे धीरे इसका छेद का आकार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह छिद्र बढ़कर इतना आकार प्राप्त कर लेगा जितना समूचे सारे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल है। कनाडा के वैज्ञानिकों ने आर्कटिक क्षेत्र में भी एक अन्य छिद्र छेद की खोज की है। फ्रियॉन गैसें। फ्रियॉन गैसें ऐसे रसायन हैं जो बहुत स्थायी, परमानेंट और अज्वलनशील है, जल्दी से जलते नहीं हैं, न खत्म होते हैं। इनका 1928 में पता लगाया गया था। इनका उपयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे केन और सुगंधित स्प्रे के लिए किया जाता है। यह रसायन केमिकल लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं, और बैक्टीरिया का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये भी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उड़ने वाले विमान। ध्वनि से भी अधिक गति से उड़ने वाले विमानों से निकली ऊर्जा, वाहनों के धुएं तथा उर्वरकों, जो खाद वगैरह जो होती है, जो फसलों में हम छिड़काव करते हैं, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड के अत्यधिक उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है। नाइट्रस से जो अत्यधिक उपयोग से जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो नाइट्रस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाती है। पर्यावरण में इन पदार्थों की वृद्धि होती है और वह ओजोन की परत को पतला बना देते हैं। परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट से भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हर बार जब एक रॉकेट आकाश में भेजा जाता है तब करीब 100 टन तक क्लोरीन पर्यावरण में जमा हो जाती है। 1980 के दशक में लगभग 500 रॉकेट आकाश में भेजे गए थे। 1990 के दशक में यह आंकड़ा करीब 1500 तक पहुंच गया। हर वर्ष रॉकेटों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोजेल ब्रेस्टल के अनुसार यह रॉकेट ओजोन की परत को पतली बना देते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव।
ग्रीन हाउस का अर्थ है कोमल और दुर्लभ पौधों को कृत्रिम ताप देने वाला एक शीशे का घर। आपने देखा होगा कि लोग जो पौधे वगैरह जो लोग रखते हैं, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि आजकल क्या होता है कि पौधों को एक टेम्परेचर देने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है, उसके अंदर पौधे वगैरह जो है रखे जाते हैं। ऐसे घरों में सूर्य की किरणों का प्रवेश तो होता है, सूर्य की किरणें अंदर तो आती हैं, पर शीशे के पैनल के भीतर की ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। एक बार जो ऊर्जा अंदर आ गई, वो ऊर्जा ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। यह ऊष्मा को वापस भूमि जमीन पर भेज देते हैं। यह ऊष्मा कांच के घर को गर्म तो अवश्य बनाएगी और ठंड से पौधों की रक्षा भी करेगी, पर इससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन 3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी पर एक तरह की परत का निर्माण करती है। जब ये वायुमंडल में ये सारी गैसें आपस में मिलती हैं तो एक प्रकार की मोटी परत बन जाती है। इन सब के मिलने से पृथ्वी ऊष्मा को ऊर्जा को वापस वायुमंडल में भेजती है, परंतु इन गैसों के उपस्थिति के कारण ऊष्मा गैस की परत से बाहर नहीं जा पाती और इस प्रकार ऊष्मा पुनः दोबारा पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या है, हमारी गोल है। ठीक है, पृथ्वी हमारी जो है वो क्या है, गोल है। और पृथ्वी में जो धरती के नीचे जब ये ऊष्मा इकट्ठी हो जाती है शीशे के घर के बाद, जब वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, और मैंने बताया ना वायुमंडल, जो ऊपर वाला वायुमंडल है, यहाँ पर अलग अलग तरह की गैसें इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे जलवाष्प भी है, ठीक है, भाप बना हुआ पानी भी है, कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सारी गैसें क्या है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। जब ये ऊष्मा, जो ऊर्जा हमने जमीन में भेज दी थी शीशे के घर से, वो ऊर्जा शाम को जब वापस लौटेगी, वायुमंडल में वापस जा रही होगी, वो ऊपर जा रही होगी, तो ये जो गैसों का पूरी परत है, ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा। ये क्या करेगा, इसको वापस नीचे भेज देगा, क्योंकि इस परत के कारण ये ऊपर जा ही नहीं पाएगी और ये वापस धरती पे ऊर्जा आ जाएगी। यानी गर्मी क्या होगी, गर्मी वापस धरती पर ही लौट आएगी। तो इसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वायुमंडल का, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके प्रभाव क्या होगा, जो बड़े बड़े ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे। ठीक है, और उससे क्या, बाढ़, सुनामी वगैरह ये सारी परेशानियां जो है आनी शुरू होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान लगभग 55% है। औद्योगिक यानी विकसित देश लगभग 70% से अधिक गैसों का निष्कासन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, जिसमें 67% ईंधन के कारण और 33% जंगलों की सफाई के कारण है। 1990 में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 355 ppm थी और यह 1.5 ppm प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1970 और 2004 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक उत्सर्जन बढ़ोतरी में लगभग 80% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति जो रिपोर्ट है, यानी ग्लोबल एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टेटस रिपोर्ट है, उसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 14% के योगदान के साथ विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के लिए, उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देश है। यानी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका निकाल रहा है। हाल ही में हुई ऊर्जा मांग में वृद्धि में लगभग 70% योगदान चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का है, इन तीनों का मिलाकर के। आगे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह गैसें 24% ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। साथ ही यह वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन क्षरण के लिए भी जिम्मेदार है, ओजोन को नुकसान करने में। यह क्लोरीन, क्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं। इसका व्यापारिक नाम फ्रेऑन है। यह शोभमंडल में मानव द्वारा मुक्त किए जाते हैं, मानव की क्रियाओं द्वारा छोड़ी जाती हैं एवं यादृच्छिक देखा जाए यानी कि रैंडमली तरीके से विसरण द्वारा ये ऊपर की ओर चली जाती हैं। यहाँ पर ये 65 से 110 साल तक ओजोन अणुओं का क्षरण करती रहती है, वहीं पर उसे नुकसान पहुंचाती रहती है, क्योंकि लंबे समय तक ये गैसें जल्दी से खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि ये ऊष्मीय रूप में से स्थिर होती हैं, ऊर्जा होती है इनमें। यह क्षोभमंडल में उपस्थित रह पाते हैं, परंतु समताप मंडल में पैराबैंगनी विकिरण द्वारा यह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पैराबैंगनी किरणों का असर इन पे पड़ता है तो ये नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार मुक्त क्लोरीन परमाणु ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे ओजोन क्षरण कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह जो होते हैं, वातानुकूलित एसी युक्तियों, आग बुझाने वाले कारकों के रूप में
और फॉर्मिंग एजेंट इत्यादि के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ओजोन के समान शोभमंडल में एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा, एसिड जो रेन है, और शोभमंडल, ये दो बार आ गया, और शोभमंडल में ओजोन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड 125 वर्षों तक वातावरण में रह सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में वर्ष 2018 में जो आंकड़ा था 331 ppb बिलियन तक हो गया था इसका, ठीक है, इसका परसेंटेज, अर्थात इसमें 20% की वृद्धि हुई है। मानव जनित, यानी मानव जाति है ये, मानव जाति नहीं ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, मानव जनित उत्सर्जन के कारण पिछले 5 दशकों में इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि मानव जो क्रिया कर रहा है उसमें 5 गुना ज्यादा वृद्धि हो गई है। वर्तमान में नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत के लिए सबसे प्रमुख खतरा है, क्योंकि यह लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। विकासशील देशों भारत, चीन, ब्राजील आदि का नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन बढ़ोतरी में प्रमुख योगदान रहा है। मीथेन, जलवायु समस्या में मीथेन की भूमिका बढ़ती जा रही है। यह प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है और यह एक तुलनात्मक समय में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक तेजी से पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता रखता है। मतलब कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म करेगा उससे 80 गुना ज्यादा मीथेन पृथ्वी को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है। मीथेन एक अदृश्य गैस है जो जलवायु संकट को पर्याप्त रूप से बढ़ा सकती है। टेम्परेचर को बढ़ाने में या मौसम को चेंज करने में इसका अहम योगदान रहा है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में स्टोव जलाने, घरों को गर्म करने और उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में एक अधिक मोटे कंबल के रूप में देख सकते हैं, जो कम अवधि में ग्रह को अधिक सीमा तक गर्म करने में सक्षम है। पृथ्वी के तापमान पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड जो सैकड़ों वर्षों तक वायुमंडल में रहती है, उसके विपरीत मीथेन लगभग 1 दशक तक ही वायुमंडल में रहती है। कृषि मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। कृषि क्रियाओं के द्वारा मीथेन सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती है। पशुधन उत्सर्जन, पशुओं के द्वारा गाय भी मीथेन का उत्सर्जन करती है। आपने देखा होगा कि जो पशु जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं जो पशु जुगाली करते हैं वो अपने मुंह से मीथेन गैस छोड़ते हैं, जैसे कि ऊंट भी है, गाय है, भैंस है, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कई घरों में, तो वो कुछ घरों में क्या होता है, जो जैसे राजस्थान साइड चले जाएं या उत्तर प्रदेश की साइड हम चले जाएं, तो काफ़ी जगह ऐसी लोग हैं जो मिट्टी के कोयले बनाकर जलाते हैं। मिट्टी के कोयलों से भी मीथेन गैस निकलती है। या धान की खेती, जो धान वगैरह जलाते हैं, उसकी खेती वगैरह जो होती है, जब वो उसको रोपाई वगैरह हो तो थोड़ी काटा जाता है धान को, ठीक है, अभी जलाते हैं उसको, तो उससे भी मीथेन गैस निकलती है। गैस हो गया, कोयला और तेल साइटों से भी मीथेन की उत्सर्जन बढ़ोतरी में आदि कारण जो है जलवायु संकट में योगदान दे रहे हैं। परिवहन से लेकर घरों एवं उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले हर चरण में मीथेन का रिसाव हो रहा है, मीथेन गैस निकल रही है, जो पृथ्वी को कई गुना ज्यादा गर्म कर देगी। आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीय तापन से बचने के उपाय। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है खुद को बैलेंस करना, खुद को स्वयं की तरह ढालना। जलवायु परिवर्तन और तापमान के संभावित परिणामों के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। स्वयं को उसी माहौल में ढाल लेना अनुकूलन है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि संभावित जो रोग है, बीमारियां, उनकी रोकथाम की जा सके। ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए कि फसलें सूखे के प्रकोप को सहन कर सकें। सिंचाई की पद्धति ऐसी हो जिससे जल कम से कम खर्च हो और बाढ़ सुरक्षा के अच्छे उपायों को अपनाकर समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी व बाढ़ को रोका जा सके। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो जापान के नगर शहर का नाम है, जहां 1997 में काफी वाद विवाद के बाद क्योटो संधि समझौते की शर्तें तय की जा सकी। जापान के शहर क्योटो में जो समझौता हुआ था उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये 1997 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कुछ शर्तें रखी गई थी। यूरोपीय संघ का प्रस्ताव यह था कि 1990 के गैस उत्सर्जन को जो बढ़ोतरी है उसको आधार मानकर 15 वर्षों के भीतर इसमें 15% तक की कमी लाई जाए। मतलब 1990 के आधार पे देखा गया कि भाई गैसेस कितना निकल रही है, तो उसमें ये टारगेट रखा गया कि 15 सालों के अंदर 15% तक इसमें कमी की जाएगी इन गैसों में। ये यूरोपियन यूनियन ने बात कही, लेकिन अमेरिका और जापान को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। उन्होंने केवल यह प्रस्ताव माना कि 15 वर्षों के भीतर गैस उत्सर्जन स्तर में कमी लाई जाएगी। मतलब उन्होंने ये श्योरिटी नहीं दी
कि 15% तक जो गैस है हम उसको कम करेंगे। उन्होंने कहा 15 साल तक हम गैस बढ़ोतरी में कमी जरूर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने 15% जो वाली बात थी कंफर्मेशन वाली वो नहीं मानी। वार्ता जो बातचीत थी वो टूटने के कगार पर थी। अंत में विकसित देशों से यह अनुरोध किया गया, उनसे बात की गई कि वर्ष 2012 तक गैसों की बढ़ोतरी स्तर में कम से कम 5.2% तक की कमी लेकर आए। वार्ता टूटने से बच गई। विकसित देशों ने कमी लाने का जो प्रतिशत स्वीकार किया वह इस प्रकार था: अमेरिका 7% की कमी लाएगा, यूरोपीय संघ 8%, जापान 6%। इस प्रकार अंत में जीत अमेरिका और जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों की हुई, क्योंकि यह कंपनियां कटौती की गैसेस को कम करने के पक्ष में नहीं थी। अमेरिका की जनसंख्या विश्व की आबादी का मात्र 5% है, जबकि अमेरिका अकेला ही 25% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें वायुमंडल में छोड़ता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत, चीन व अन्य विकासशील देश ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की अनदेखी करें, कि वो मतलब इसको अनदेखा कर दें कि ग्रीन हाउस गैसें वो नहीं फैला रहे, बल्कि वो भी फैला रहे हैं। जून 2007 तक संसार के 172 देश क्योटो समझौते की पुष्टि कर चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिसंबर 2007 को क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए थे। डरबन सम्मेलन 2011। दिसंबर 2011 में हुए डरबन सम्मेलन में यह फैसला हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल 2017 तक लागू रहेगा। जलवायु परिवर्तन पर एक नई संधि, नया समझौता वर्ष 2015 तक तैयार हो सकेगा। रियो +20 सम्मेलन 2012। 1992 में ब्राजील के नगर रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण व विकास के मुद्दे पर विश्व सम्मेलन हुआ था। 20 वर्ष बाद इसी सम्मेलन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 2012 में एक बार फिर विश्व के नेता उसी नगर में रियो डी जेनेरियो में इकट्ठा हुए। इस सम्मेलन में गैस उत्सर्जन बढ़ोतरी के बारे में कोई ठोस लक्ष्य तय नहीं किया जा सका। इसमें कोई संदेह नहीं, शक नहीं है कि गैसों के उत्सर्जन बढ़ोतरी में कमी आनी चाहिए, जिससे वर्ष 2050 तक विश्व के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वृद्धि बढ़ोतरी ना हो सके, यानी टेम्परेचर कम से कम रहे। जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणाम सबसे ज़्यादा गरीब देशों को भुगतने पड़ेंगे। बाढ़ और सूखा लाखों को विस्थापित कर देगा, उनका घर छोड़ने पर उन्हें मजबूर कर देगा। ऊर्जा प्रयोग में कमी लेकर आई जाए, कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल हो। कार्बन पर आधारित इंजन के स्थान पर सही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास हो। कार्बन को इकट्ठा करके इसका भंडारण करना और इसे दबा देना कहीं जहाँ पे नुकसान ना पहुंचाए। और कार्बन का पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। इसका अर्थ है कि ऊर्जा के प्रयोग से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने से पहले ही पकड़ लेना तथा उन्हें ऐसे क्षेत्रों में दबा देना जहाँ से यह निकल ना सके। उपरोक्त कदमों के अतिरिक्त अलावा वैश्विक तापमान को कम करने के लिए कुछ रणनीतियां भी सुझाई गई हैं, जैसे नई तकनीकों का विकास किया जाए, पवन शक्ति का प्रयोग किया जाए, आणविक शक्ति का, सौर शक्ति का, पुनः प्रयोग की जाने वाली शक्ति का, बायोडीजल और बिजली से चलने वाले परिवहन ऊर्जा, संरक्षण ऊर्जा को बचाने वाले, और कार्बन पर टैक्स लगाया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के गड्ढों का निर्माण करना जहाँ पे उसको दबाया जा सके। तो इन कदमों के द्वारा इनसे भूमंडलीय तापन से बचा जा सकता है। निष्कर्ष पे आते हैं। विश्व में तापमान का मुख्य कारण कोयला, पेट्रोल और गैस की ज्वलन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है। पिछले 100 सालों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के करीब बढ़ चुका है और अगले 100 सालों में इसके 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशा है। विश्व तापमान के परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यह अधिक गर्मी तथा अधिक वर्षा का कारण बन सकते हैं, जो बाढ़ तथा अकालों को जन्म दे सकते हैं। सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अकाल पड़ेगा, पानी खत्म हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। मानवीय तथा जीव जंतु के निवास स्थान में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ के जीव जंतु या मानव जो है जगह छोड़कर वहाँ से पलायन कर जाएंगे। सकारात्मक सही दृष्टिकोण से ठंडे प्रदेशों के लिए यह राहत तथा आराम ला सकती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी गर्मी आ जाएगी। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होनी आरंभ हो गई है और ये चीज़ तो शुरुआत भी हो गई है। अंटार्कटिका का काफी हिस्सा जो पिघलना शुरू हो चुका है। विश्व स्तर पर यह वृद्धि औसतन 4 से 8 इंच तक हो चुकी है। जल का स्तर बढ़ चुका है और अगले 100 सालों में यह 4 से लेकर 35 इंच तक बढ़ सकती है। यानी जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, पानी का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे कई सारे शहर, कई सारे देश पानी में जलमग्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक भूमंडलीय तापन, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।